Dear student, we continue the D and F block elements और उसमें भी हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था डी ब्लॉक एलिमेंट्स या ट्रांजिशन मेटल्स। और उसमें भी हम जो डिस्कस कर रहे थे वो कर रहे थे सम केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज या जनरल ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज of transition metals. In previous class, we discussed about colorful compound formation by the transition metals, magnetic property of transition metals, oxidation state of transition metals. ये सारे के सारे टॉपिक प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिए थे। आज कुछ और रिमेनिंग प्रॉपर्टीज हैं जिनको आज हम डिस्कस करेंगे। उनमें भी सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है for today's class is catalytic nature. So today we will discuss catalytic nature. Catalytic nature. Catalytic nature. We well know transition metals are good catalyst. हमने बहुत सारे रिएक्शन में ऐसा कहीं पढ़ा हुआ है कि जितने भी ट्रांजिशन मेटल्स होती हैं उनमें से बहुत सारी मेटल्स जो हैं उनको हम एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं। बहुत सारे रिएक्शन में हमने ट्रांजिशन मेटल्स को लिखा हुआ है एज अ कैटलिस्ट। अगर आपको याद हो तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं 11th क्लास में कहीं हमने हाइड्रोजनेशन पढ़ा हुआ है। हाइड्रोजनेशन में आपको याद होना चाहिए आपके पास में एल्कीन होगी या एल्काइन होगी और उसके अंदर जब हम क्या करते थे हाइड्रोजन गैस पास करते थे तो हाइड्रोजन जो है उस एल्कीन को रिएक्ट कर लेती थी, उसके अनसेचुरेशन को सेचुरेट कर देती थी, हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्डेड हो जाती थी जिससे कि इसका फॉर्मेशन होता था, एल्केन का फॉर्मेशन होता था। और यहाँ पर हम कैटलिस्ट के फॉर्म में क्या काम में लेते थे, फाइनली डिवाइडेड निकेल को काम में लिया करते थे। ऐसे ही सीनियर क्लास में कहीं हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड जो होता है उसे हम ओस्टवाल्ड प्रोसेस से बनाते हैं और उस ओस्टवाल्ड प्रोसेस के अंदर जब नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन किया जाता है, नाइट्रिक एसिड जब बनाया जाता है बाय द हेल्प ऑफ अमोनिया और ऑक्सीजन और वाटर से, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं अमोनिया ऑक्सीजन वाटर के रिएक्शन करा के नाइट्रिक एसिड जब हम बनाते हैं तो यहाँ पर रोडियम और प्लैटिनम इनको हम किसकी तरह काम में लेते हैं, इनको हम कैटलिस्ट की तरह काम में लेते हैं। इसके अलावा जो पी ब्लॉक चैप्टर है उसमें कहीं हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ये पी ब्लॉक चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड हम बनाते हैं बाय द हेल्प ऑफ कॉन्टैक्ट प्रोसेस और कॉन्टैक्ट प्रोसेस में क्या करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है उसको O2 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पर V2O5 वैनेडियम पेंटॉक्साइड जो है उसको हम कैटलिस्ट की तरह काम में लेते हैं। तो देखिएगा ये सब के सब निकेल हुआ, रोडियम हुआ, प्लैटिनम हुआ, वैनेडियम हुआ, टंगस्टन हुआ, ठीक है और भी बहुत सारी मेटल्स हैं, सब के सब ट्रांजिशन मेटल्स हैं और ये सारी की सारी जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं ये सब कैटलिस्ट की तरह वर्क करती हैं। तो एक कॉमन सी बात वो भी है कि मोस्टली जो ट्रांजिशन मेटल्स होती हैं बिहेव गुड कैटलिस्ट, बिहेव लाइक गुड कैटलिस्ट, बहुत अच्छे कैटलिस्ट की तरह वर्क करती हैं। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि सर ये जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं इनको ही हम कैटलिस्ट की तरह काम में क्यों लेते हैं या यही कैटलिस्ट की तरह अच्छा वर्क क्यों करती है, यही गुड कैटलिस्ट क्यों होती है। तो देखिएगा साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने इस चीज को एक्सप्लेन करने के कई सारे लॉजिक बताए हैं, कई सारे एक्सप्लेनेशन दिए हैं, कई सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिए गए। कौन कौन से कॉन्सेप्ट है हमें सारे डिस्कस कर रहे हैं। देखिएगा ट्रांजिशन मेटल्स जो है, ट्रांजिशन मेटल्स आर गुड कैटलिस्ट। क्यों होती है ये गुड कैटलिस्ट? सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट क्या कहता है? सबसे पहला कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट कहता है, देखिएगा ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा केमिकल काइनेटिक्स को इन्वॉल्व करता है।
केमिकल काइनेटिक्स ऐसा कहा करती थी कि अगर आपके पास कोई रिएक्टेंट है, इन रिएक्टेंट को अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है, रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट को किस में कन्वर्ट होना है, प्रोडक्ट में, तो वो प्रोडक्ट में अपने आप कन्वर्ट नहीं हो पाते थे, बल्कि अगर उन रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो उनके सामने एनर्जी का बैरियर होता है। जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल उस बैरियर को पार कर जाते हैं वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब इन रिएक्टेंट के पास कुछ एनर्जी तो होगी ऑलरेडी, और इस बैरियर को पार करने के लिए कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। जो एनर्जी यहां से रिक्वायर्ड होती है, इस एनर्जी को हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, ऐसा एक्टिवेशन एनर्जी। ये जो एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट है ये केमिकल काइनेटिक्स वाले चैप्टर में है। तो केवल वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाते हैं जिनको एक्टिवेशन एनर्जी मिल जाए, ताकि वो उस एनर्जी के बैरियर को पार कर पाए। अगर आपने यहाँ पर कैटलिस्ट डाल दिया, और कौन सा कैटलिस्ट डाला है, ट्रांजिशन मेटल वाला, ट्रांजिशन मेटल का कैटलिस्ट डाला है, तो साइंटिस्ट क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जो ट्रांजिशन मेटल होती है उस ट्रांजिशन मेटल के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब सवाल उठा कि सर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से होगा क्या, तो वो कहते हैं कि जिन ट्रांजिशन मेटल को अगर कैटलिस्ट के फॉर्म में डालोगे उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जिसके कारण से ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एनवायरमेंट से एक बहुत ज्यादा एनर्जी वाइड रेंज के अंदर, वाइड रेंज ऑफ एनर्जी, बहुत ज्यादा एनर्जी जो है वो एनवायरमेंट से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और एब्जॉर्ब करके उसी एनर्जी को वापस रिलीज कर देते हैं। जब ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और रिलीज करते हैं तो वो एनर्जी किसको मिल जाती है, इन रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को मिल जाती है, और रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को मिलते ही वो उस एनर्जी बैरियर को क्या कर जाते हैं, पार कर जाते हैं, जिससे कि सारे के सारे जो रिएक्टेंट हैं वो बड़ी इजीली किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो पहला जो कॉन्सेप्ट है वो पहला कॉन्सेप्ट कहता है कि जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं, ट्रांजिशन मेटल्स हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और these unpaired electron absorb and release the wide range of energy. Therefore, reactant molecule can pass the energy barrier and convert it into the product. बड़ी आसानी से रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। दैट्स फर्स्ट कॉन्सेप्ट। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाइड रेंज ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब भी करेंगे, रिलीज भी करेंगे, और वो एनर्जी किसको कंपनसेट कर देती है, एक्टिवेशन एनर्जी को कंपनसेट कर देती है, ऐसा नहीं कह सकते। सेकंड कॉन्सेप्ट क्या कहता है, सुनिए, सेकंड जो कॉन्सेप्ट है वो सेकंड कॉन्सेप्ट कहता है कि जो ट्रांजिशन मेटल्स होती हैं उन ट्रांजिशन मेटल्स के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनपेयर्ड भी होते हैं, पेयर्ड भी होते हैं, और आपको याद होना चाहिए प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया है, इन इलेक्ट्रॉन के कारण वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है। ट्रांजिशन मेटल्स जो है वो क्या शो करती हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती हैं, और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने के कारण से ही उनकी जो वैलेंसी है ना, ये वैलेंसी चेंज हो जाती है, और वैलेंसी चेंज होने के कारण से ये जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं ये क्या करती हैं, ये एक इंटरमीडिएट बना लेती हैं, जिससे कि रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल सुनिए, देखिएगा किस तरीके से, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे समझें। एग्जाम्पल से हम इसे समझते हैं। जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस होता है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, अब आपको याद रखना है कॉन्टैक्ट प्रोसेस जो होता है, ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस काम आता है सल्फ्यूरिक एसिड बनाने, और इस प्रोसेस में क्या किया जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है उसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराते हैं, और जिससे SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनती है। यहाँ पर 2 SO2 लेंगे, 2 SO3 बन जाएगी, एक और इसको दूसरा उसको, और यहाँ कैटलिस्ट के फॉर्म में जो हम डालते हैं वो क्या डालते हैं, V2O5 को हम यहाँ कैटलिस्ट के फॉर्म में डालते हैं।
अब यहाँ पर वेनेडियम आपने डाला है और आपको याद है वेनेडियम जो है ट्रांजिशन मेटल्स है, ये क्या शो करता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका मतलब वेरिएबल वैलेंसी शो करता है। यहाँ इसके वैलेंसी कुछ और है, दो वेनेडियम के साथ 5 ऑक्सीजन बॉन्डेड है। अब यहाँ पर क्या होता है, इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। कैसे, तो देखिए इंटरमीडिएट थ्योरी क्या कहती है, इंटरमीडिएट जो थ्योरी है वो थ्योरी कहती है कि ये जो वेनेडियम है, ये वेनेडियम क्या करेगा, यहाँ से पहले किसी एक रिएक्टेंट के साथ, दोनों की पहले किसी एक रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करके इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करेगा। पहले किसी एक रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करेगा और एक रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करके इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करेगा। एक रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करेगा और इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करेगा। किस तरीके से होगा, तो यहां से देखिएगा, ये जो V2O5 है, ये V2O5 यहां से SO2 के साथ रिएक्ट करता है और अपना जो एक ऑक्सीजन है वो इसको पकड़ा देगा, जिससे SO2 जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, SO3। और ये जो V2O5 था ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा V2O4 में। तो यहां देखिएगा V2O5 है और ये किस में बदल गया, V2O4 में कन्वर्ट हो गया। तो देखिएगा इसकी वैलेंसी चेंज हो गई है, ऑक्सीडेशन स्टेट या वैलेंसी चेंज हो गई है, वेरिएबल वैलेंसी ने इसकी। अब क्या करेगा, अगर आपने ऐसे दो लिए हुए तो ये भी दो, ये भी दो और ये भी कितने बनेंगे, दो। अब ये जो इंटरमीडिएट बना है, ये इंटरमीडिएट क्या करता है, ये दूसरी रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट कर लेता है। V2O4 रिएक्ट विद ऑक्सीजन, दो, एक को एक पकड़ लेगा, दूसरे को ये, जिससे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, जिससे दो V2O5 बन जाएंगे। कैटलिस्ट जो है वो वापस से बन जाएगा। इस तरीके से जो ट्रांजिशन मेटल्स होती हैं वो ट्रांजिशन मेटल्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट या वेरिएबल वैलेंसी शो करती हैं, जिस कारण वो इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करवा देती हैं। इट मींस ये कैटलिस्ट की तरह काम करती। दूसरा कॉन्सेप्ट आ गया है बाई फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट, कह सकते हैं ड्यू टू द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट या वेरिएबल वैलेंसी के कारण से। इसके अलावा तीसरा जो कॉन्सेप्ट है, थर्ड कॉन्सेप्ट, ये थर्ड कॉन्सेप्ट क्या कहता है, सुनिए। थर्ड जो कॉन्सेप्ट है वो कहता है कि ट्रांजिशन मेटल्स जो है वो गुड कैटलिस्ट होती हैं। क्यों? थर्ड कॉन्सेप्ट कहता है कि आपके पास में ये रिएक्टेंट है जो कि किसमें कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में। यहां पर आपने क्या डाला हुआ है, कैटलिस्ट, दैट इज कैटलिस्ट। थर्ड कॉन्सेप्ट कहता है कि ये जो कैटलिस्ट आपने डाला है ये ट्रांजिशन मेटल्स, और ट्रांजिशन मेटल्स जो होती है ना उनके पास में होते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण से उनकी सरफेस पर बहुत सारी वैकेंट वैलेंसी होती है। सरफेस जो है उस पर क्या होती है, बहुत सारी वैकेंट वैलेंसीज होती हैं। वैकेंट वैलेंसीज होती हैं और इन वैकेंट वैलेंसीज की हेल्प से क्या करता है, बहुत सारे रिएक्टेंट को अपनी सरफेस पर एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर उन रिएक्टेंट को किसमें कन्वर्ट करवा देता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट करवा देता है। तो थर्ड जो कॉन्सेप्ट है वो थर्ड कॉन्सेप्ट कहता है कि ये गुड कैटलिस्ट क्यों है, क्योंकि इनकी सरफेस पर क्या होती है, बहुत सारी फ्री वैलेंसी होती है, फ्री वैलेंसी होती है। और फ्री वैलेंसी होने के कारण से ये लार्ज अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट को अपनी सरफेस पर एब्जॉर्ब कर लेता है और उस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करवा देता है। इस कारण से दीज आर बिहेव लाइक अ गुड कैटलिस्ट। तो तीन कॉन्सेप्ट हो गए हैं। तीनों कॉन्सेप्ट के थ्रू हम ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ट्रांजिशन मेटल्स जो होती है, ट्रांजिशन मेटल्स अच्छे कैटलिस्ट या गुड कैटलिस्ट होती है। कैटालाइटिक नेचर होने के बाद में नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी यहां पर हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। देखिए ट्रांजिशन मेटल्स जो होती हैं वो इंटरस्टिशियल कंपाउंड का फॉर्मेशन भी करती हैं। किसके साथ और कैसे करती हैं वो देखिएगा। ट्रांजिशन मेटल्स, ये ट्रांजिशन मेटल्स,
ट्रांजिशन मेटल्स, और जब ये क्रिस्टल का फॉर्मेशन करती हैं ट्रांजिशन मेटल्स, तो इन मेटल एटम्स के बिटवीन जो वैकेंट स्पेस बचता है, इस वैकेंट स्पेस को हम क्या कहते थे? दैट वैकेंट स्पेस इज नोन एज इंटरस्टिशियल स्पेस। ऐसा हमने सॉलिड स्टेट वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है, दैट इज इंटरस्टिशियल, साइट भी कह सकते हैं और स्पेस भी कह सकते हैं। क्या होता है? ये ट्रांजिशन मेटल्स है, इन मेटल के बिटवीन क्या होता है? इंटरस्टिशियल स्पेस होता है। तो जो स्मॉलर साइज के एटम्स होते हैं, जैसे कौन? हाइड्रोजन, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये छोटे साइज के जो एटम्स होते हैं, ये एटम्स क्या करते हैं? इन इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाते हैं, फंस जाते हैं, फिट हो जाते हैं, और इंटरस्टिशियल स्पेस में फिट होकर के किसका फॉर्मेशन कर लेते हैं? इंटरस्टिशियल कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। जैसे अगर आपके पास ये टाइटेनियम हो, तो इस टाइटेनियम के बीच बीच में कौन फंस जाता है आकर के? हाइड्रोजन, जिससे टाइटेनियम और हाइड्रोजन का इंटरस्टिशियल कंपाउंड बन जाता है। जनरली ये जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनते हैं, ये याद रखना है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक होते हैं। कैसे होते हैं? नॉन स्टोइकियोमेट्रिक होते हैं। एक फिक्स रेशो इनके बीच में नहीं होता है, या राउंड फिगर में नहीं होता है। जैसे टाइटेनियम के अंदर अगर हाइड्रोजन आकर के फंसेगा, तो इसका फॉर्मूला बनेगा TiH 1.57। इस तरीके का फॉर्मूला यहाँ पर बनता है। तो कैसे होते हैं ये जनरली? 0.57 इस तरीके के कंपाउंड बनते हैं। ऐसे जो कंपाउंड होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं? नॉन स्टोइकियोमेट्रिक 1.57 नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड होते हैं। तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड का फॉर्मेशन भी करते हैं। और इसके बाद में इनकी लास्ट प्रॉपर्टी है, और लास्ट जो प्रॉपर्टी हमें डिस्कस करनी है ट्रांजिशन मेटल्स की, वो है अलॉय फॉर्मेशन। अलॉय फॉर्मेशन, अलॉय फॉर्मेशन। ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं बेटा, वो अलॉय का फॉर्मेशन भी करते हैं। अलॉय में होता क्या है? दो या फिर आपके पास दो से ज्यादा मेटल्स होती हैं, और इन मेटल्स को हम क्या करते हैं? इन दो या दो से ज्यादा मेटल्स को अगर आप मेल्ट कर दो, और मेल्ट करने के बाद ये मिक्स हो जाए और वापस इसको सॉलिड स्टेट में ले आए, तो जो सॉलिड स्टेट बनेगी उसमें ये वाली मेटल भी होगी और इसके अंदर ये वाली मेटल भी होगी, और दोनों के दोनों यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। अब ये जो आपके पास बन गया है, इसी को ही हम क्या कहते हैं? इसी को ही हम कहते हैं अलॉय मेटल। अलॉय मेटल, ठीक है। लेकिन अलॉय मेटल का फॉर्मेशन कब होता है? जब आप दो या दो से ज्यादा डिफरेंट मेटल होंगे। लेकिन जरूरी है कि इन दोनों के रेडियस में, याद रखना, दोनों के रेडियस में 15% से ज्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स दोनों का जो साइज है वो साइज कैसा होना चाहिए? दोनों का साइज अप्रॉक्स सिमिलर होना चाहिए। दैट मीन्स दोनों के रेडियस में किससे ज्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए? 15% से ज्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। साइज अप्रॉक्स सिमिलर होना चाहिए। ऐसी मेटल्स को अगर हम मेल्ट करके मिक्स करके वापस सॉलिड में कन्वर्ट कर लें तो अलॉय का फॉर्मेशन कर लेती है। अलॉय जो बनता है ना, इस अलॉय की जो प्रॉपर्टी होती है, याद रखना है, अलॉय की जो प्रॉपर्टी होती है वो उन पेरेंटल मेटल से बिल्कुल अलग होती है। पेरेंटल मेटल से बिल्कुल अलग होती है, याद रखिए। इनकी कंडक्टिविटी, इनकी टेंसिल स्ट्रेंथ, हार्डनेस, सब कुछ अलग होता है। कुछ अलॉय अगर आपको याद हो तो जैसे हम ब्रॉन्ज की बात करें, ब्रॉन्ज किस किस से मिलकर के बना होता है? एक कॉपर होता है और एक एसएन होता है ब्रॉन्ज के अंदर। जबकि ब्रास जो होता है, ब्रास में क्या होता है? कॉपर के साथ में क्या मिलाया जाता है? जिंक मिलाया जाता है, ठीक है ना। तो बहुत सारे अलॉय हैं, लेकिन जनरली ऐसे अलॉय जो है वो पूछे नहीं जाते। बस ये याद रखना है कि अलॉय का फॉर्मेशन कौन सी मेटल्स करेंगी? जिनका साइज अप्रॉक्स सिमिलर होता है। इट मींस जिनके रेडियस में 15% से ज्यादा का डिफरेंस नहीं होता, वो जो मेटल्स होती है उनको मिक्स करके हम अलॉय को फॉर्मेशन करते हैं। अलॉय की जो प्रॉपर्टी है वो पेरेंटल मेटल से बिल्कुल डिफरेंट होती है, याद रखना।
ठीक है। कुछ एलॉय याद रखें, जैसे ब्रॉन्ज ब्रास है तो कॉमन एलॉय है जो आपको याद रखना पड़ेगा। इस तरीके से अब तक हमने ट्रांजिशन मेटल्स जो थी उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी का जनरल जो ट्रेंड था वो हमने डिस्कस कर लिया। अब इस चैप्टर के अंदर डी ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं उनके कुछ कंपाउंड्स हैं और उन कंपाउंड्स के बारे में भी हमें डिस्कस करना पड़ेगा, जिसमें मैग्नीज का एक कंपाउंड है और एक कंपाउंड क्रोमियम का है। मैग्नीज का जो कंपाउंड है आपके सिलेबस में वो कंपाउंड है KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, और क्रोमियम जो है, इस क्रोमियम का जो कंपाउंड है वो है K2Cr2O7। इन दोनों कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है, दोनों को किस तरीके से बनाया जाता है, क्या इनका और होता है, कैसे इनको बनाते हैं, तो सारा का सारा डिस्कस करना है, क्या प्रॉपर्टी होती है, वो सब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।